उसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करेंगे। आपको बता दिया जाता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है वह वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की परिभाषा हुई भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है वर्ण कहलाती है। वर्णों को आपने समझा होगा, जैसे ए, ई, उ, ख, फ, ये सब वर्ण हैं। मुख्य रूप से अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है स्वर और द्वितीय है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, उ, री, ए आदि। अगर स्वरों के बारे में जानना है तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 11 जो स्वर हैं वो होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और ये 11 स्वर हैं ये। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रीक्त स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। मैं तीनों स्वरों के बारे में आपको बता दूं। रीस्त स्वर, जो स्वर रीस्त स्वर
वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम ध्वनि मुख से बाहर निकलती है, या जो बड़ी आसानी से बोले जाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण बड़ी आसानी से या जिनके उच्चारण में बहुत कम ध्वनि मुख से बाहर निकलती है, वे रीस स्वर कहलाते हैं। रीस स्वर में ए, ई, ऊ और री, ये 4 प्रकार होते हैं रीस स्वर के। ए, ई, ऊ, री, क्योंकि इन स्वरों को बोलने में मुख से बहुत कम ध्वनि मुख से बाहर निकलती है, या इनका उच्चारण करते हुए जो ध्वनि है वो बहुत कम शक्ति का प्रयोग होता है। रीस स्वर के बाद में मैं आता हूँ जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर से रीस स्वर से अधिक या दुगने समय में होता है। जिन स्वरों का उच्चारण ऋस्व स्वर से कम समय में होता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। जिन स्वरों का उच्चारण ऋस्व स्वर से दुगने समय में होगा वह दीर्घ स्वर होंगे। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये दीर्घ स्वर हैं, ये 7 होते हैं। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय में हो। या जिनको बोलते हुए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें जैसे ओम, राम, जो दीर्घ स्वर हैं उनसे भी अधिक स्वर समय में प्लुत स्वरों का उच्चारण होता है। तो ये हो गए हमारे स्वर। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रीस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। रीस स्वर जिनका उच्चारण बहुत कम समय में हो, जिनमें बहुत कम शक्ति का प्रवाह होता है। दीर्घ स्वर जिनमें रीस स्वर से दुगने समय का या दुगनी शक्ति का समय लगता है। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय में हो वह प्लुत स्वर होते हैं, जैसे ओम और रा। ऐसे बहुत सारे होते हैं रीस और प्लुत स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब मैं इसके बाद में
आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, खे, च, मैं, रे, ये सब व्यंजन ही हैं आदि। इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, 33 मानी गई है। 33 व्यंजन माने गए हैं। मैं आपको इन 33 व्यंजनों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। तैंतीस व्यंजनों में हमारे जो कै गण हैं कै, खे, गे, घे, अण, च, छ, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, अण, ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, 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 है, क्ष, त्र, गे और श्र। शुरुआत के जो 25 व्यंजन हैं, जब इन स्वरों का उच्चारण करते हैं हम, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है वो मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है और इसी आधार पर इनका नाम बताया गया है। ये कंठव्य होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये अंतस्थ व्यंजन है और ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। स्वर व्यंजन यहीं तक होते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो प्रथम वर्ण होता है उनके आधार पर इन वर्गों का नाम होता है, इन लाइनों का नाम होता है। तो कै वर्ग का उच्चारण जब ध्वनि होती है वो मुख के कंठ से स्पर्श होकर बाहर निकलती है तो उन्हें कंठव्य वर्ण बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ कंठ लिखा है। कंठव्य वर्ण होते हैं ये कै, ख, गे, घे और ण। तालु, जीभ और जीभ के पीछे का हिस्सा आगे का नीचे टच होता है तालु से, इसलिए इन्हें तालव्य या तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे च, छ, जे, झे, इय। मूर्धन्य, जीभ का घूमना, मूर्धा मूव करना, समझ में आया। मूर्धन्य या मूर्धा युक्त व्यंजन होते हैं। जब इन स्वरों को, इन व्यंजनों को जब बोला जाता है तो ध्वनि जो होती है हमारे मुख के मूर्धा से स्पर्श होकर बाहर निकलती है। जैसे ट, ठ, ड़, ढ, ण। जीभ यूं घूम के सामने आती है। दंतव्य, दंतव्य दांत, हमारी जिह्वा दांत से टच होती है। कहने का मतलब है कि जीभ का दांत से टच होना।
ध्वनि जो होती है वो दांत से टच होकर बाहर निकलती है। ये होते हैं तय वर्ग। तय वर्ग का तय, थ, द, ध, न। होस्ट, होस्ट मतलब होठ। जब प वर्ग का उच्चारण किया जाता है तो हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं। कहने का मतलब जो ध्वनि है वो होठों के स्पर्श से बाहर निकलती है। ये है प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ युक्त यानी ओष्ठव्य वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जब इन चार, ये अंतस्थ चार हैं, य, र, ल और व, य, र, ल और व। इन चार व्यंजनों का जब उच्चारण होता है तो हमारे हृदय स्थल के अंतर्गत एक आवाज़ गूंजती है। हृदय के बीच में यहाँ पे एक आवाज़ गूंजती है, य, र, ल, व। ऐसा लगता है कि जैसे ध्वनि हमारे अंतस्थ में गूंजकर बाहर निकल रही है। इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हें कम प्राण की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, श और है। क्योंकि जब इन चार व्यंजनों को बोला जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा या शक्ति की आवश्यकता होती है। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये व्यंजन किन के मेल से बने हैं। देखिए, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। श्रय की बात करता हूँ मैं, क्ष, क और श के मेल से बना है, तब बनता है क्ष। त्र की बात करता हूँ, त और र के मेल से बना है। ज्ञ, ज और य के मेल से बना है। श्रय, श और र के मेल से बना है। ये व्यंजन दूसरे व्यंजनों के साथ में उनसे मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार, शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अगर बात करें शब्दों की तो राम एक शब्द है, महान एक शब्द है, गीता एक शब्द है। ये शब्द हैं। यहाँ शब्दों का सार्थक मेल हो रहा है। शब्द अगर देखे जाएं तो एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। बेटा, जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि मैंने लिखा वर्णों का सार्थक मेल है शब्द, और सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। जैसे रामायण का कोई एक निश्चित अर्थ है। रामायण एक महान पुस्तक है, इसका मतलब हो रहा है कि रामायण एक महान पुस्तक है। राम एक व्यक्ति का नाम है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक जगह का नाम है। तो ये एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है।
निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे चाय के साथ में हम लिखते हैं चाय वाय, चाय वाय पी ली। जैसे हम बोलते हैं घर वर, या चाय वाय रोटी सोटी। अब ये जो शब्द हैं आराम वाराम, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हालांकि ये वर्णों के मेल से बने हैं, वर्णों के मेल से बना हर कोई शब्द होता है, लेकिन वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ये भी शब्द हैं, लेकिन ये किस श्रेणी में आते हैं? निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और ये बात समझें, जो सार्थक शब्दों की श्रेणी में आएगा वह सार्थक शब्द होगा, और जो निरर्थक बिना अर्थ की श्रेणी में आएगा वह निरर्थक शब्द होगा। समझ में आया? ये हुआ अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब मैं बता रहा हूं आपको उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज या देशी शब्द, और चौथा है विदेशज या विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी शब्द, ये सारे प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की। उत्पत्ति होती है कि शब्द कहाँ से पैदा हुआ। बेटा हमें पता है कि हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। या तो अर्थ परिवर्तन करके उनका प्रयोग किया गया है, या फिर हूबहू वैसे की वैसे वे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके समान। तत्सम, तद्भव उसके जैसा। समझ में आया? तत्सम, तत् का मतलब होता है, देखिए तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। सम का मतलब होता है समान, तत् यानी उसके समान। समझ में आया? जैसा संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में। समझ में आया? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से वैसे की वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से परिभाषा। तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जिस प्रकार वे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जैसे दुग्ध, दुग्ध ही अगर हिंदी में हम प्रयोग करें तो यह तत्सम शब्द है। दुग्ध भी लिखते हैं हम, दूध भी लिखते हैं। समझ में आया? तो दुग्ध है जैसे
दुग्ध पात पात्र पत्र अक्षी नासिका ये शब्द हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं और संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें इसी रूप में हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वह तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूँ तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द मतलब उसके जैसे शब्द, ना कि उसके समान। उसके जैसे मतलब जो शब्द हिंदी, जो शब्द संस्कृत भाषा से अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे तद्भव शब्द हुआ नासिका का नाम, तत्सम शब्द हुआ नासिका, क्योंकि ये संस्कृत में जैसे प्रयोग कर रहे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहा था, तो ये तत्सम शब्द है। और इसका बदला हुआ रूप तद्भव शब्द नाक, समझ में आया? हिंदी में प्रयोग किया गया नाक। ऐसे ही कोकिला, कोकिला का बदला हुआ रूप है कोयल। मयूर, मयूर का बदला हुआ रूप है मोर। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द तत्सम और तद्भव है। मयूर, कोकिला, नासिका ये शब्द हैं तत्सम और इनका बदला हुआ रूप है तद्भव। डाक, कोयल और मोर ये सब किस रूप में आ रहे हैं? अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। इसके बाद में है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो देशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। देशज या देशी शब्द वह शब्द होते हैं, वह शब्द जो देशी भाषाओं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, जैसे खाट एक शब्द है हमारी राजस्थानी भाषा। आपको पता है कि हमारी हिंदी जो भाषा है उसके साथ साथ हमारे देश में 22 अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। भारतवर्ष में की बात कर रहा हूँ मैं, भारत देश की बात कर रहा हूँ। और बहुत सी ऐसी बोलियाँ हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उनके शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, या वे हिंदी भाषा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं से लिए गए जो शब्द हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। और उन्हीं देशी शब्दों का प्रयोग जब हिंदी में होता है तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खाट है, जैसे कढ़ाई है, जैसे चिमटा है, चिमटा आदि ऐसे शब्द हैं जो देशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग लिए जा रहे हैं और इन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के बाद में मैं विदेशी शब्दों की बात करता हूँ या विदेशी शब्दों की बात करता हूँ। विदेशी या विदेशी शब्द, विदेशी शब्द या विदेशी शब्द
वह शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं या हिंदी में प्रयोग लिए गए हैं। विदेशी भाषाएं, जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत देश पर शुरू से ही विदेशी प्रभाव रहा, विदेशी लोगों के संपर्क में यहाँ के लोग आते जाते रहे हैं। विदेश के लोग कभी यहाँ आए और कभी यहाँ के लोग विदेश गए। तो जब वे लोग, भाई हिंदुस्तान से अगर कोई बाहर का लोग, हिंदुस्तान में कोई बाहर का आके मिल रहा है या हिंदुस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं, तो वे वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और भाषा को अपने साथ ले आते हैं या ले जाते हैं। तो वहाँ के शब्दों का प्रभाव यहाँ पर रहा, विशेषकर फारसी, अरबी, उर्दू, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, रोमन, भाषाओं का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर रहा और इनसे जुड़कर बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए। जैसे कि मैं बात करूं, अलमारी, रेलगाड़ी, कॉपी, पेन, ऐसे बहुत से शब्दों की एक बहुत बड़ी एक डिक्शनरी भरी हुई है। इतने शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं और उन सब जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार और अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। इसके साथ ही हमने वर्ण विचार पढ़ा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।